नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की तरफ हैं जिसमें आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, जिसे हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को कवर कराया था। आज से दोस्तों हम मानव जनन को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे मेरे भाई? मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरे भाई, मानव जनन में की अगर बात करते हैं तो मानव जनन की प्रक्रिया को हम तभी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब हम उनके जनन तंत्र के विषय में समझें। जब हम उनके जनन तंत्र के विषय में क्या करें मेरे भाई? समझें। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अन्य जंतुओं की भांति मानव में भी लैंगिक द्विरूपता होता है। अन्य जंतुओं की भांति मानव में भी क्या होता है मेरे भाई? लैंगिक द्विरूपता होता है। अर्थात मानव भी लैंगिक लक्षणों एवं गैर लैंगिक लक्षणों के आधार पर नर एवं मादा में क्या होता है मेरे भाई? विभेदित होता है। तो इन्हीं लैंगिक लक्षणों और गैर लैंगिक लक्षणों के सम्मिलित रूप को हम लोग लैंगिक द्विरूपता अर्थात सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो मेरे भाई, अगर मानव में जनन की प्रक्रिया को समझना है तो इसके लिए जरूरी यह है कि मानव के जनन तंत्र के विषय में समझें। तो मानव के जनन तंत्र की अगर बात करें तो लैंगिक द्विरूपता के कारण मानव क्या होता है? नर एवं मादा में क्या होता है? विभेदित होता है। अर्थात नर में अगर जनन की प्रक्रिया को समझना है तो उनके जनन तंत्र के विषय में हमें जानकारी चाहिए, और मादा में अगर जनन की प्रक्रिया को समझना है तो उनके जनन तंत्र के विषय में हमें क्या चाहिए मेरे भाई? जानकारी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि नर जनन तंत्र है क्या मेरे भाई? नर मानव में, कौन से मानव में? नर मानव में जनन की प्रक्रिया में जो जो अंग मिलकर सहायता प्रदान करते हैं, नर मानव में जनन की प्रक्रिया में जो जो अंग मिलकर सहायता प्रदान करते हैं वे मिलकर एक तंत्र स्थापित करते हैं जिसे नर जनन तंत्र कहते हैं। तो आखिर देखते हैं कि नर मानव में ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पता चलता है वृषण को अंग्रेजी में हम लोग टेस्टिस कहते हैं। वृषण को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे भाई? टेस्टिस कहते हैं। ये जो वृषण होता है ये उदर गुहा के बाहर निकला होता है और किसमें उपस्थित होता है? वृषण कोश में उपस्थित होता है। इसका मतलब टेस्टिस जिस खोल के मतलब टेस्टिस जिसमें उपस्थित होता है उसे हम लोग वृषण कोश, इसका मतलब स्क्रॉटल सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रॉटल सैक कहते हैं। मेरे भाई, वैसे तो आप लोग जानते हो कि शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर शरीर का टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है मेरे भाई? कम होता है, जो शुक्राणुओं के परिपक्वन में मदद करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जहां पर शरीर का टेम्परेचर लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो आप क्या बताएंगे? वृषण कोश अर्थात स्क्रॉटल सैक। अब जैसा कि जानते हो कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस मतलब वृषण जो है, ये नर जनन तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है। नर जनन तंत्र का सबसे मुख्य अंग कौन है? टेस्टिस है। मेरे भाई, नर जनन तंत्र का सबसे मुख्य अंग क्यों है यह? क्योंकि मेरे भाई ये शुक्राणु बनाता है। टेस्टिस के शुक्रजन नलिका, टेस्टिस में क्या है मेरे भाई? शुक्रजन नलिका अर्थात सेमेनिफेरस टिबुल्स हैं।
उनके नलिकाओं से शुक्राणु का क्या होता है मेरे भाई, निर्माण होता है। और तो और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या होता है मेरे भाई, स्राव होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव किससे होगा मेरे भाई, टेस्टिस से होता है। टेस्टिस क्या है मेरे भाई, नर जनन तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है। ये बहुत एग्जाम में भी पूछा गया मेरे भाई कि नर जनन तंत्र का सबसे मुख्य अंग कौन होता है, तो क्या बताएंगे, टेस्टिस बताएंगे। तो टेस्टिस में जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है उसे हम लोग वृषण जालक कहते हैं, और ये वृषण जालक जिस नलिका में खुलता है उसे अपवाहक नलिका कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, अपवाहक नलिका कहेंगे। तो इतना चीज ये सब जो है वृषण जालक, अपवाहक नलिका, ये सब कहां पर है मेरे भाई, टेस्टिस में ही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेस्टिस जिसमें उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कोष, स्क्रोटल सैक। और हमने ये भी बताया कि यहाँ शरीर का मात्र एक यही भाग है जहां पर शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है मेरे भाई, कम होता है। अब मेरे भाई ये जो अपवाहक नलिका होता है, अपवाहक नलिका जो होता है वह जिस भाग में खुलता है उसे हम लोग अधिवृषण कहेंगे, इपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे भाई, इपिडिडाइमिस कहते हैं। ये प्राय टेस्टिस के ऊपर एक कॉमा की आकृति का क्या बनाता है, रचना बनाता है। किस पर मेरे भाई, कॉमा की आकृति बनाता है, टेस्टिस के ऊपर एक कॉमा की आकृति बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इपिडिडाइमिस कहते हैं। इपिडिडाइमिस लगभग 6 मीटर लंबी होती है। इपिडिडाइमिस लगभग कितनी होती है मेरे भाई, 6 मीटर लंबी होती है, जो इस तरीके से कुंडलित होती है कि इसकी लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर ही हो जाती है। तो मेरे भाई इपिडिडाइमिस कितने मीटर लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। ये इस तरीके से इतनी कुंडलित हो जाती है, संघनित हो जाती है कि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर लगती है। कितनी लगती है मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर लगती है। अब मेरे भाई अधिवृषण के अगर बात करते हैं, अधिवृषण के 3 भाग होते हैं मेरे भाई। अधिवृषण के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो शीर्ष भाग है उसे हम लोग कैपट इपिडिडाइमिस कहेंगे, कैपट इपिडिडाइमिस। जो पुच्छ वाला भाग रहेगा उसे हम लोग कॉर्डा इपिडिडाइमिस कहते हैं। और कैपट इपिडिडाइमिस तथा कॉर्डा इपिडिडाइमिस के बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्पस इपिडिडाइमिस कहते हैं। एक बात दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि अधिवृषण में शुक्राणु क्या होता है मेरे भाई, शुक्राणु जो होता है वह संग्रहित होते हैं और लगभग 1 महीने तक क्या रहते हैं मेरे भाई, संग्रहित रहते हैं। कहां पर, इपिडिडाइमिस में। अब मेरे भाई इपिडिडाइमिस में जो शुक्राणु है, शुक्राणु जो है मेरे भाई वह जिस नली में जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शुक्रवाहिनी कहेंगे। कौन सा वाहिनी कहेंगे, शुक्रवाहिनी। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, वास डिफरेंस कहते हैं। मेरे भाई एक सहनली होती है, एक क्या होती है, सहनली होती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्खलन नलिका कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे भाई, स्खलन नलिका। इस स्खलन नलिका में शुक्रवाहिनी भी खुलती है और शुक्राशय भी खुलती है। शुक्राशय ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है मेरे भाई, शुक्राशय ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, ये ध्यान दीजिएगा। और शुक्रवाहिनी अधिवृषण से क्या रिसीव की है, शुक्राणुओं को रिसीव की है। तो इसका मतलब यह है कि शुक्रवाहिनी अधिवृषण में उपस्थित शुक्राणुओं और शुक्राशय में उपस्थित जो तरल है ये एक सहनली के द्वारा कहां पर खुलेगा, मूत्र मार्ग में खुलेगा। इस सहनली को हम लोग क्या बोलते हैं, स्खलन नलिका। इस सहनली को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, स्खलन नलिका। तो मूत्र मार्ग क्या मेरे भाई, मूत्र मार्ग। मेरे भाई एक बात ये ध्यान दीजिए
कि मूत्र मार्ग को हम लोग यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन्स, ये ध्यान दीजिएगा, यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन। यूरिनो का संबंध किससे है? उत्सर्जित तंत्र से है, और जेनाइटल का संबंध किससे है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। इसका मतलब ये दो सिस्टम का क्या मेरे भाई कॉमन अंग है, ये दो सिस्टम का क्या मेरे भाई कॉमन अंग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहेंगे? यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन्स। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है मेरे भाई कि नर जनन तंत्र का यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन्स कौन है, तो क्या बताएंगे? मूत्र मार्ग। क्यों? क्योंकि इसी मूत्र मार्ग से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? पेशाब भी करते हैं, जो कि उत्सर्जन से संबंधित हो गया, और इसी मूत्र मार्ग से क्या होता है मेरे भाई? सीमेंट भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्चार्ज करेंगे। तो अगर सीमेंट डिस्चार्ज करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, अगर यूरिन हम डिस्चार्ज करते हैं तो क्या हो गया मेरे भाई? एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या हो गया मेरे भाई? पार्ट हो गया। अब ये सिस्न, ये नर मानव का क्या होता है मेरे भाई? कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, अर्थात मैथुन अंग होता है। क्या होता है मेरे भाई? मैथुन अंग होता है। मेरे भाई नर जनन तंत्र में कुछ क्या होता है मेरे भाई? सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ मेरे भाई? प्रोस्टेट ग्रंथ, शुक्राशय और काउपर्स ग्रंथ। ये तमाम प्रकार की क्या होती है मेरे भाई? ग्रंथियां होती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वृषण जो होता है अर्थात टेस्टिस जो होता है, ये मुख्य जननांग है, और बाकी जो वृषण कोश है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है, शिश्न है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक जननांग कहते हैं। और जबकि प्रोस्टेट ग्रंथ, शुक्राशय और काउपर ग्रंथ जो होते हैं, ये सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है मेरे भाई? सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। अगर ग्रंथि हैं तो कुछ ना कुछ लसलसे पदार्थ का क्या करेगा मेरे भाई? स्राव जरूर करेगा। इसी तरीके से दोस्तों मादा जनन तंत्र की हम लोग बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र की अगर बात करते हैं तो मादा जनन तंत्र का सबसे मुख्य अंग क्या होता है मेरे भाई? अंडाशय होता है। यहां पर देखिए ये जो डबल हमने टिक लगाया है तो इसका मतलब ये जोड़े के रूप में है, और जहां पर सिंगल टिक लगाया हूं तो इसका मतलब वो क्या है मेरे भाई? सिंगल ऑर्गन्स है। तो मादा जनन तंत्र का सबसे मुख्य अंग क्या होता है मेरे भाई? अंडाशय होता है। मेरे भाई अंडाशय को मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से क्या रिलीज होता है? अंडाणु रिलीज होता है। अंडाशय से क्या निकलता है मेरे भाई? अंडाणु निकलता है। और तमाम प्रकार के हार्मोन्स, जैसे के तौर पर मेरे भाई प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का भी क्या होता है मेरे भाई? स्राव होता है। और एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स का भी क्या होता है मेरे भाई? स्राव होता है। मेरे भाई मादा जनन तंत्र का सबसे जबरदस्त भाग अंडवाहिनी, ओविडक्ट। कौन सा डक्ट मेरे भाई? ओविडक्ट होते हैं। इस ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहेंगे। इस ओविडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। ये आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि मादा जनन तंत्र का वह कौन सा भाग है जहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मेरे भाई निषेचन की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वह कहां पर होगा? ओविडक्ट में होता है। कहां पर होगा मेरे भाई? ओविडक्ट अर्थात फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब फिर मेरे भाई जब एक बार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई, एक बार निषेचन की प्रक्रिया क्या हो गई मेरे भाई? संपन्न हो गई, तो निषेचन के 1 सप्ताह के पश्चात जाइगोट से बना भ्रूण गर्भाशय के दीवार से क्या हो जाता है मेरे भाई? चिपक जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। भ्रूण का रोपण कहते हैं। तो भ्रूण का रोपण कब होगा? निषेचन के 1 सप्ताह के पश्चात, और वो भी